नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। अभी हम अपनी एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में। कई सारे टॉपिक दोस्तों ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और आगे भी दोस्तों ऐसे ही टॉपिक्स हम आपके लिए कवर कर रहे हैं जिससे कि आप इजीली दोस्तों अपने नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, उसके लिए प्रिपेयर कर पाएँ, अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएँ। इसलिए अलग अलग टॉपिक्स और चैप्टर्स के ऊपर दोस्तों हमारी पूरी टीम काम कर रही है, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है साइकोलॉजी के ऊपर। दोस्तों ये टॉपिक मेनली हमारे उन कैंडिडेट के लिए रहने वाला है जो कि एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि बीएससी अपना कंप्लीट कर चुके हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अपना कंप्लीट कर चुके हैं, आगे दोस्तों स्टडी के लिए देख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए दोस्तों साइकोलॉजी के सेक्शन से भी कई सारे एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके थ्रू दोस्तों वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो साइकोलॉजी भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर कंसिडर होगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए। तो इसकी भी दोस्तों अगर आप प्रॉपरली एक प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस सेक्शन से आने वाले क्वेश्चन से इजीली मार्क्स को ऑब्टेन कर पाना। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगेन हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस वीडियो में। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि दोस्तों आगे भी हमारी ऐसे ही आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप कलेक्ट कर पाएँ सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से दोस्तों, जिसका नाम है हॉस्पिटल नौकरी। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और बात करते हैं टॉप मोस्ट 50 साइकोलॉजी MCQs की। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एट विच साइट द माइंड एंड बॉडी इंटरेक्ट इन द ब्रेन। किस जगह पर दोस्तों माइंड और बॉडी जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ब्रेन में, तो वो जगह दोस्तों आपको बतानी है। ऑप्शन है दोस्तों पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस या फिर गोनेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है दोस्तों हमारे हेड में होता है। अगर आप इसको बात करें तो आपकी आईज से जस्ट ऊपर, आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में दोस्तों जब आप अंदर की ओर जाते हैं तो पीनियल ग्लैंड आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, एक्सरेज में जब आप देखते हैं या स्कैन्स में जब आप देखते हैं। तो पीनियल ग्लैंड जो दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर आपकी माइंड और बॉडी जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड द केमिकल बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन। न्यूरोट्रांसमिशन का दोस्तों जो केमिकल होता है उसको किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन दोस्तों वेंड्यूरा, चार्ल्स शेरिंगटन, ल्यूजी गैल्वेनी या फिर ओटो लुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ओटो लुई। ओटो लुई जो थे दोस्तों उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है दोस्तों केमिकल का, वो जो है उसको डिस्कवर किया था ओटो लुई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ह्यूमन CNS इज कंपोज्ड ऑफ। ह्यूमन CNS जो होता है दोस्तों वो किस चीज़ से बना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों जो हमारा CNS होता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोस्तों, वो उसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ह्यूमन CNS दोस्तों किस चीज़ से मिलकर बनता है, वो मिलकर बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, द लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब जो लिंक होता है दोस्तों नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में दोस्तों, वो किस कारण से होता है, किस चीज़ की उपस्थिति से होता है। ऑप्शन है दोस्तों कॉर्पस कैलोसम, रेटिकुलर फॉर्मेशन, सेरेबेलम या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इन न्यूरॉन्स द एक्सन्स आर इंसुलेटेड बाय द मैटर नेम्ड एट। तो दोस्तों न्यूरॉन जो होते हैं उनमें जो एक्सन्स होते हैं दोस्तों वो किस चीज़ से इंसुलेटेड होते हैं या कौन सा वो मैटर होता है जो उनको इंसुलेट करता है। ऑप्शन है दोस्तों नर्व फाइबर, माइलिन शीथ, गैंगलाइन या फिर सिल्वियन शीथ। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों एक इंसुलेटेड लेयर होती है जो कि फॉर्म करती है या नर्व के चारों ओर दोस्तों ये आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको
ये दोस्तों आपको ब्रेन में भी देखने को मिल जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी दोस्तों ये देखने को मिल जाती है। बात करें इसके दोस्तों फॉर्मेशन की, तो ये प्रोटीन से बना होता है और फैटी सब्सटेंस से ये बना हुआ होता है। माइलिन शीथ या माइलिन शेथ दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को दोस्तों ट्रांसमिट करता है बहुत तेज़ी से, जिससे क्या होता है दोस्तों आपके जो ये दोस्तों ट्रांसमिट करता है बहुत तेज़ी से और जल्दी से नर्व सेल्स के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, माइलिन। द टर्म सोमा इज रिलेटेड टू, सोमा दोस्तों जो वर्ड होता है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों साइनेप्स, न्यूरॉन, एक्सॉन या फिर सेल बॉडी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सेल बॉडी। सेल बॉडी से दोस्तों ये वर्ड जुड़ा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं सोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है दोस्तों जो मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन है दोस्तों पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो होता है दोस्तों वो मेलाटोनिन नाम के इस सब्सटेंस को रिलीज करती है या प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द गोल ऑफ सोशल कॉग्निटिव थेरेपी इज बेसिकली, तो क्या गोल होता है दोस्तों सोशल कॉग्निटिव थेरेपी का? ऑप्शन दे रखा है दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रेगुलेशन, अनकवरिंग हिडन कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सेल्फ रेगुलेशन। तो जो गोल होता है दोस्तों सोशल कॉग्निटिव थेरेपी का, उसका दोस्तों जो मेन पर्पस होता है वो होता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद को आप कैसे रेगुलेट करते हो सोसाइटी में, या खुद को कैसे आप कंडक्ट करते हो, आपके कंडक्ट कैसे होते हैं। तो वो सब चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कॉग्निटिव थेरेपी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, किसने दोस्तों इस सोशल थ्योरी को जो है वो डेवलप किया था? ऑप्शन है दोस्तों एल्बर्ट वेंड्यूरा, अल्फ्रेड हिचकॉक, एल्बर्ट डॉकविन या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एल्बर्ट वेंड्यूरा जो थे दोस्तों उन्होंने इसको डेवलप किया था, जिसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं कि क्या प्रोसेस और क्या बिहेवियर होते हैं दोस्तों जो कि हम सीखते हैं, या किस तरह से दोस्तों नए बिहेवियर और प्रोसेसेस को हम सीख सकते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करके और उन्हें कॉपी करके। तो इस तरह से दोस्तों ऑब्जर्वेशन जो होता है बिहेवियर का, वो कहीं ना कहीं एक लर्निंग का काम करता है जो कि हम सीख सकते हैं, जिसके बारे में दोस्तों हमें बताया था या इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया या डेवलप किया उन्होंने वो किया था दोस्तों एल्बर्ट वेंड्यूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वेंड्यूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच पर्सपेक्टिव, किस पर्सपेक्टिव पर दोस्तों ये थ्योरी बेस्ड है? तो ऑप्शन दोस्तों एजेंटिक, लर्निंग, बिहेवियर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एजेंटिक। एजेंटिक क्यों होगा दोस्तों? तो एजेंटिक दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि जैसा कि इस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों कि हर इंडिविजुअल के पास ये पावर होती है कि वो अपने खुद के गोल्स, एक्शन और डेस्टिनी को दोस्तों कंट्रोल कर सकता है। तो आप किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने अंदर, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, उसका कंट्रोल जो है दोस्तों वो आपके हाथ में रहता है। अब जो वेंड्यूरा का सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है, इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग एंड मेकिंग चेंजेस, यानी कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पर आप क्या चेंजेस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ऑब्जर्व करना ना करना दैट इज़ इन योर कंट्रोल। अगर आप उस चीज़ को अलाउ करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं दूसरों को, तो आपके लिए दोस्तों वो ईजी हो जाएगा। अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, दैट इज़ देन एब्सोल्युटली योर कॉल, तो वो दोस्तों आपके कंट्रोल में रहेगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए, एजेंटिक। लर्निंग भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक आप ही का एक प्रोसेस होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। बिहेवियरल दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों आंसर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द इकोलॉजिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स अबाउट। अब इकोलॉजिकल थ्योरी दोस्तों हमें किस बारे में बताती है? ऑप्शन है दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव प्रोसेस इन डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। तो जो इकोलॉजिकल थ्योरी होता है दोस्तों वो बताता है हमें एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के बारे में, यानी कि अलग अलग एनवायरनमेंट के दोस्तों क्या इन्फ्लुएंस होता है एक डेवलपमेंट पर। आप किसी व्यक्ति की डेवलपमेंट की बात करें कि हर जगह पे दोस्तों इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पर आपको अलग मिलेगा, अमेरिका आप चले जाएंगे वहाँ अलग मिलेगा, या आप अफ्रीका चले जाएंगे वहाँ अलग मिलेगा।
तो आपका दोस्तों जो डेवलपमेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल जो प्ले करता है वो प्ले करता है आपका इन्वायरमेंट। आपका वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ किस तरीके के कल्चर को फॉलो किया जाता है, किस तरीके बिलीव्स हैं, बिलीफ सिस्टम क्या है वहाँ का, वहाँ के रिचुअल्स क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट पर एक इम्पैक्ट डालती हैं या एक इफ़ेक्ट वहाँ पर वो ऐड करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच थ्योरी सेज दैट देयर आर सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ। कौन सी थ्योरी है दोस्तों जो बताती है कि ह्यूमन लाइफ में सेंसिटिव पीरियड हमें देखने को मिलते हैं उनके डेवलपमेंट में। सोशल कॉग्निशन थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी, एथोलॉजिकल थ्योरी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एथोलॉजिकल थ्योरी। एथोलॉजिकल थ्योरी दोस्तों हमें किस बारे में बताता है? एथोलॉजिकल थ्योरी दोस्तों हमें बताता है कि किस तरह से दोस्तों हमारा जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। कहने का मीन्स ये है दोस्तों, जो एथोलॉजिकल थ्योरी है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एक बच्चा जो होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है अपनी प्रीवियस जनरेशन से, अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों को इनहेरिट करता है आगे सर्वाइव करने के लिए। उसी तरह दोस्तों एथोलॉजिकल थ्योरी जो होता है दोस्तों वो फोकस करता है कि आपका जो बिहेवियर होता है कहीं ना कहीं उसमें आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि विच थ्योरी सेज दैट देयर आर सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ, तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये बिलोंग करता है एथोलॉजिकल थ्योरी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एथोलॉजिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक। इनमें से कौन सा दोस्तों जो अप्रोचेस हैं पर्सनैलिटी की वो लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक हैं, कम से कम डिटर्मिनिस्टिक हैं दोस्तों। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है दोस्तों द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच या फिर सोशल लर्निंग अप्रोच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इन फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। क्या होता है दोस्तों फ्रॉइड के पर्सनैलिटी थ्योरी में? तो द आईडी ऑपरेट्स बाय सेकेंडरी प्रोसेस, द सुपर ईगो ओवेज द प्लेजर प्रिंसिपल, द ईगो ओवेज द रियलिटी प्रिंसिपल या फिर द ईगो ऑपरेट्स बाय प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, द ईगो ओवेज द रियलिटी प्रिंसिपल। यानी कि ईगो जो होता है दोस्तों वो आपके रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो हकीकत में हो रहा होता है या जो होता है दोस्तों उसको फॉलो करता है ईगो आपका। तो जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। अब क्या होता है दोस्तों फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस? ऑप्शन है दोस्तों was developed by social learning theorist, assumes that frustration produces aggression, option C assume that aggression is basic instinct या फिर claims that frustration and aggression are both instinctive। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, assumes that frustration produces aggression। तो जो आपका फ्रस्ट्रेशन होता है दोस्तों कहीं ना कहीं वो अग्रेशन के तौर पर आपकी एनर्जी के रूप में बाहर आता है। जब आप अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हैं तो दोस्तों फिर आप अपनी एनर्जी को अग्रेशन के तौर पर आप बाहर निकालते हैं, चाहे आप किसी को चीख कर उस अग्रेशन को बाहर निकालें, किसी को पीट कर अग्रेशन को बाहर निकालें, कुछ उल्टा सीधा बोलकर अग्रेशन को बाहर निकालें या कुछ तोड़ फोड़ कर उस अग्रेशन को आप बाहर निकालें। तो फ्रस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो आपका अग्रेशन के फॉर्म में बाहर आता है। सो अज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस अग्रेशन इज द करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों द जेम्स लैंग और बॉडी रिएक्शन थ्योरी ऑफ इमोशन से। जो जेम्स लैंग थ्योरी है दोस्तों या बॉडी रिएक्शन थ्योरी भी इसको बोला जाता है वो क्या कहती है? ऑप्शन है दोस्तों यू फील इमोशन देन अ बॉडीली रिएक्शन, इमोशंस एंड विसरल रिएक्शंस आर साइमल्टेनियस, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द सीट ऑफ इमोशन या फिर यू रिएक्ट विद योर बॉडी फर्स्ट देन यू फील इमोशन। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा दोस्तों थ्योरी का वो होगा ऑप्शन डी, यू रिएक्ट विद योर बॉडी फर्स्ट देन यू फील इमोशन। यानी कि अचानक से जब कुछ होता है तो सबसे पहले आप रिएक्ट करते हैं रादर देन आप उस चीज़ को फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपको पता है पीछे से कार एकदम से आपके आ रहा है, तो विदाउट
गिविंग इट अ थॉट, बिना ये सोचे समझे कि मुझे हटना है या नहीं हटना है, आप हट जाते हैं। और जब आप हट जाते हैं सामने से, उसके बाद फिर आप उस इमोशन को फील करना शुरू करते हैं या फिर उस इमोशन को आप अंदर लेकर आते हैं। तो जेम्स लैंग का जो थ्योरी है दोस्तों, बॉडी रिएक्शन थ्योरी, वो क्या कहता है कि वो कहता है दोस्तों, यू रिएक्ट विद योर बॉडी फर्स्ट देन यू फील इमोशन। सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। तो दोस्तों जो एनालिसिस होता है अवॉइडेंस लर्निंग का, वो क्या बताता है, वो बताता है कि दोस्तों कई सारे जो फोबियाज होते हैं वो पर्टिकुलर टाइप की कंडीशनिंग से दोस्तों एक्वायर किए जाते हैं उनकी, यानी जब आप उनको एक्वायर करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सर्टेन कंडीशनिंग होती है। कौन सी कंडीशनिंग होती है दोस्तों, तो वो ऑप्शन है क्लासिकल, ऑपरेंट, इंटरमिटेंट या फिर रीइंफोर्समेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है दोस्तों, क्लासिकल कंडीशनिंग होता है कि जब आप ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली किसी चीज़ को करना शुरू कर देते हैं या उसको सीख लेते हैं, यानी कि किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में जो आपका रिस्पॉन्स होता है दोस्तों वो होता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को दोस्तों किसी और एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ लेते हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हमें बताई नहीं जाती हैं कि आपको इस तरह से करनी है, आप ऑटोमेटिकली उनको करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली वो अपने आप सीख जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। उस एबिलिटी को दोस्तों क्या बोलते हैं जहाँ पर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखते हैं या इंस्ट्रक्शन को रिसीव करके सीखते हैं बिना किसी रीइंफोर्समेंट के। ऑप्शन है दोस्तों कंटिजेंसी, सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग जो होता है दोस्तों वहाँ पर आप ऑब्जर्व करके सीखते हैं और जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं या इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वहाँ पर बिना किसी रीइंफोर्समेंट के, यानी कि आपको वो चीज़ थोपी नहीं जाती है, आप बस दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं या आपको वो चीज़ बताई जाती है और आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज़ सोशल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, कंडीशनड रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, दिस इज़ नोन एज। तो कंडीशन जो रिस्पॉन्स होता है दोस्तों, यानी कि जो अनकॉन्शियसली आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं चीज़ों को, उन सबको हटाया जा सकता है, उन सबको निकाला जा सकता है बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, यानी कि किसी चीज़ को थोप कर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को क्या कहा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी या फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का दोस्तों मतलब होता है कि चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना उस चीज़ को, या फिर वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्सटिंक्शन। तो जो कंडीशन होता है दोस्तों हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जो अनकॉन्शियस हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं उन सबको हटाया जा सकता है बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, यानी कि अगर आप रीइंफोर्समेंट को हटा देते हैं, उसे पूरी तरह से आप बंद कर देते हैं तो उन रिस्पॉन्सेज को दोस्तों कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, एनी स्टिमुलस दैट फॉलोज अ बिहेवियर एंड इंक्रीजेज द लाइकलीहुड दैट द बिहेवियर विल बी रिपीटेड इज कॉल्ड। तो दोस्तों कोई भी जो स्टिमुलस होता है जो आपको प्रेरित करता है एक बिहेवियर को फॉलो करने के लिए और जो बढ़ाता है चांसेस को इस चीज़ के होने के, तो उस रिपीटेड बिहेवियर को दोस्तों क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों क्यू, पनिशर, रीइंफोर्सर या फिर सिचुएशनल स्टिमुलस। तो इसको बोला जाएगा दोस्तों रीइंफोर्सर, यानी कि आप रीइंफोर्स करते हैं खुद को उस चीज़ को रिपीट करने के लिए, यानी आप खुद को पुश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, इलनेस दैट सीम टू रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर कॉल्ड। ऐसी इलनेस दोस्तों जो कि एक तरीके का रिजल्ट हो फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का या इंटरेक्शन का, दोस्तों उसे क्या बोला जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों सोमैटिक, हिस्टेरिकल, साइकोसोमैटिक या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों साइकोसोमैटिक।
साइकोसोमेटिक क्यों होगा दोस्तों? तो साइकोसोमेटिक को पहले आपको समझना होगा। तो दोस्तों साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें आपकी बॉडी और आपका जो मेंटल साइड है उन दोनों का दोस्तों कहीं ना कहीं आपस में एक लिंक होता है जो कि इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, साइकोसोमेटिक, जहाँ पर आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व रहता है और आपका मेंटल साइड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। इनमें से कौन से दोस्तों क्लिनिकल प्रोसीजर जो होते हैं दोस्तों वो बेस्ड होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। तो ऑप्शन है दोस्तों ट्रांसफेरेंस, टोकन, इकोनॉमी, टू चेयर टेक्निक या फिर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो दोस्तों ये जो होता है ये क्लासिकल कंडीशनिंग के जो फैक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पर बेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन पीपल आर डैश दे हैव लॉस्ट टच विद रियलिटी। तो क्या होता है दोस्तों? तो व्हेन पीपल आर, ऑप्शंस हैं मैनिक, न्यूरोटिक, साइकोटिक या फिर साइकोपैथिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, व्हेन पीपल आर साइकोटिक दे हैव लॉस्ट टच विद रियलिटी। तो पीपल जो होते हैं दोस्तों वो साइकोटिक हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो टच को खो देते हैं सच्चाई से दोस्तों। जो रियलिटी होती है कहीं ना कहीं उसको वो समझना बंद कर देते हैं, उसको सोचने समझने की जो उनकी पावर होती है कहीं ना कहीं वो ख़त्म होने लगती है। तो साइकोटिक इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। अब इंटेलिजेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन है दोस्तों नॉलेज ऑफ अ ग्रेट मैनी फैक्ट, द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, ऑल द फैक्टर्स दैट मेक वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर, या द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इंटेलिजेंस तो है दोस्तों उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वो एक तरीके का एबिलिटी होता है जहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं। एब्स्ट्रैक्टली से दोस्तों मतलब आप दुनिया को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद दोस्तों आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं। चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद वहीं पर दोस्तों इसके अलावा आप अपने एक्सपीरियंस से या दूसरों के एक्सपीरियंस से भी दोस्तों आप सीखते हैं। तो इंटेलिजेंस को दोस्तों आप डिफाइन कर सकते हैं ऑप्शन डी के तौर पर, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू पायजिट द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इट। अब आगे पूछा गया दोस्तों अडेप्टेशन, कॉन्जर्वेशन, मेटाकॉग्निशन या फिर इकोसेंट्रलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, अडेप्टेशन। मेंटल हेल्थ रिप्रेजेंटेशन का दोस्तों जो प्रोसेस है बनाने का उसको बनाया जा सकता है डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है पीपल हु कंसिस्टेंटली कम अप विद डैश एक्सप्लेनेशंस ऑफ इवेंट आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन। ऐसे लोग दोस्तों जो अक्सर आते हैं किस तरह के एक्सप्लेनेशन के साथ में? ऑप्शन है दोस्तों डिस्थेमिक, डिल्यूजनल, पैसिमिस्टिक, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पैसिमिस्टिक। एक्सप्रेशंस ऑफ इवेंट आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, यानी कि ऐसे लोग दोस्तों जो ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ में आते हैं जो कि पैसिमिस्टिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, वो दोस्तों ज़्यादा प्रोन होते हैं डिप्रेशन के। वो दोस्तों डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी जो थॉट प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, पैसिमिस्टिक होता है, नेगेटिव होता है। तो ऐसे लोग दोस्तों डिप्रेशन के शिकार जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों द लीडिंग कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज बिलीव टू बी। अब लीडिंग कॉज क्या होता है दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन का? ऑप्शन है दोस्तों इनहेरिटेड ट्रेट्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम या फिर फैटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं लीडिंग कॉज बन जाते हैं मेंटल रिटार्डेशन के। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों एन इफेक्टिव डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन स्विंग्स फ्रॉम वन मूड एक्सट्रीम टू अनदर इज क्लासिफाइड एज। अब दोस्तों एक ऐसा डिसऑर्डर जहाँ पर जो पर्सन है दोस्तों वो एक मूड से दूसरे मूड में स्विंग करता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन है दोस्तों बाइपोलर, यूनिपोलर, मैनिक या फिर डिप्रेसिव। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों बाइपोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों एल्बर्ट एलिस एंड एरन बैक आर नेम्स एसोसिएटेड विद द डैश थेरेपी अप्रोच।
अब दोस्तों जो एल्बर्ट एलिस हैं और एरन बैक हैं दोस्तों, जो नेम है उनके एसोसिएट किए जाते हैं किस थेरेपी अप्रोच से? ऑप्शन है दोस्तों गेस्टाल्ट, कॉग्निटिव, बिहेवियरल या फिर फिनोमिनोलॉजिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव दोस्तों जो थेरेपीज अप्रोच होती हैं वहाँ पर उनके नाम से, तो वहाँ पर दोस्तों इनसे एसोसिएट किया जाता है एल्बर्ट एलिस और एरन बैक को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, द प्रोसेस बाय विच अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल यूजेस साइकोलॉजिकल मेथड्स टू हेल्प पीपल विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नोन एज। अब दोस्तों वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो प्रोफेशनल उनको ट्रेन किया जाता है साइकोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा, जिससे कि वो हेल्प कर पाएँ लोगों की जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, इसे आप क्या बोलोगे? साइकाइट्री, साइको एनालिसिस, साइको सर्जरी या फिर साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी दोस्तों इसको बोला जाएगा क्योंकि साइको सर्जरी ये नहीं है, एनालिसिस आप नहीं कर रहे हैं, और साइकाइट्री दोस्तों ये नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे साइकोथेरेपी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क दैट रिजल्ट इन सोशल लोफिंग इज दैट दे आर। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं दोस्तों एक टास्क के जो कि रिजल्ट होता है सोशल लोफिंग में, जो कि होता है एडिटिव, नेगेटिव, सब्सट्रैक्टिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव। या तो इसको दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एडिटिव। एडिटिव का दोस्तों ये काम करता है जहाँ पर जो टास्क होते हैं दोस्तों वो आपके सोशल लोफिंग के तौर पर निकल कर आते हैं सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, जॉब सेटिस्फैक्शन इन एनहांस्ड बाय टास्क दैट आर। अब जॉब सेटिस्फैक्शन को दोस्तों कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन काम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों वेरी इजी टू अकम्प्लिश, ओवरवेलमिंग एंड रिवॉर्डिंग, अनरिलेटेड टू वंस पर्सनल नीड्स या फिर चैलेंजिंग बट नॉट ओवरकमिंग। तो ऑप्शन डी जो दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा इसका, चैलेंजिंग बट नॉट ओवरवेलमिंग। तो जो भी दोस्तों जॉब सेटिस्फैक्शन है वो जब चैलेंजिंग जॉब होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक चैलेंज व्यक्ति लेता है उस चीज़ को करने का, और जब वो उस चीज़ को कर लेता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उन्होंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है मेहनत करने के बाद। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, पाइजेट्स स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। अब पाइजेट का दोस्तों स्टेज फॉर इन्फेंसी है वो क्या है? फॉर्मल ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल थॉट, सेंसरी मोटर थॉट या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन। तो दोस्तों ये है सेंसरी मोटर थॉट्स। तो पाइजेट का दोस्तों जो स्टेज ऑफ इन्फेंसी है दोस्तों वो सेंसरी मोटर थॉट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हेन अ रिसर्चर टेस्ट सेवरल ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, ईच ग्रुप एट अ डिफरेंट एज, ही इज कंडक्टिंग एन स्टडी। तो अब पूछा गया दोस्तों जो रिसर्चर है वो कई सारे टेस्ट करता है लोगों के ग्रुप में एक ही टाइम पर, और अलग अलग एज ग्रुप के साथ में करता है दोस्तों। तो वो जो कर रहा है डैश उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है दोस्तों सीक्वेंशियल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों होगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। यहाँ पर क्योंकि जो अलग अलग एज ग्रुप हैं दोस्तों वहाँ पर उन सभी के ऊपर वो स्टडी कर रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, एन इंडिविजुअल बिकम्स अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अब किस प्रोसेस के थ्रू दोस्तों एक व्यक्ति जो है वो एक मेंबर बन जाता है सोशल ग्रुप का? ऑप्शन है दोस्तों एजिंग, लर्निंग, मैच्योरेशन या फिर सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के थ्रू दोस्तों एक व्यक्ति जो है वो मेंबर बन जाता है किसी भी ग्रुप का। जितना ज़्यादा आप सोशलाइज होते हैं दोस्तों उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क सर्कल जो है वो बढ़ता है। तो ये एक सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ आर रिफर्ड टू एज। जो जीवन के दोस्तों जो पहले 2 हफ्ते होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, नियोनेटल पीरियड, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, द प्री ऑपरेशनल स्टेट। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द नियोनेटल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इट वुड बी मोर एक्यूरेट टू से दैट मैचुरेशन। अब मैचुरेशन जो है दोस्तों एक्यूरेटली आप किस टाइम को बोल सकते हैं? कैन बी डिलेड बाय इलनेस और पुअर न्यूट्रिशन, इट इज़ ड्रामेटिकली एक्सेलरेटेड बाय गुड न्यूट्रिशन, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बिकॉज इट इज़ जेनेटिक, या फिर इट इज़ ग्रेटली एक्सेलरेटेड बाय गुड हेल्थ केयर एंड डिलेड बाय इलनेस। तो ऑप्शन डी जो दोस्तों वो सही आंसर होगा। जो मैचुरेशन होता है दोस्तों वो सही और ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है क्योंकि दोस्तों इट इज़ ग्रेटली एक्सेलरेटेड बाय गुड हेल्थ केयर एंड डिलेड बाय इलनेस, क्योंकि वो जो है दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सेलरेट होता है आपकी अच्छी हेल्थ से, और बीमारियां क्योंकि आपसे दूर रहती हैं तो वहाँ पर जो मैचुरेशन का प्रोसेस होता है वो और अच्छे से हो पाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन। इनमें से कौन सा दोस्तों साइको सोशल डोमेन का पार्ट है। ऑप्शन है दोस्तों मेमोरी, जजमेंट, मोटर स्किल या फिर स्टाइल ऑफ बिहेविंग। तो स्टाइल ऑफ बिहेविंग जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा आपका, वो जो होता है साइको सोशल डोमेन का एक पार्ट हो जाता है। साइको सोशल से दोस्तों हमारा मतलब है सोशली आपका जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है वो किस तरीके का होता है। दोनों वर्ड को आपने कंबाइन कर दिया तो वो बन जाएगा साइको सोशल। तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं सोसाइटी में दोस्तों, वो आपका कहीं ना कहीं जो डोमेन होता है वो होता है साइको सोशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, द स्टेज ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच द डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वल्नरेबल टू इंजरी इज द। अब दोस्तों जो प्री नेटल डेवलपमेंट होता है डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म के दौरान, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है इंजरी को, अब क्या किस स्टेज में होता है दोस्तों। ऑप्शन है एम्ब्रायोनिक स्टेज, फेटल स्टेज, जर्मिनल स्टेज या फिर जायगोटिक स्टेज। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एम्ब्रायोनिक स्टेज जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है दोस्तों डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके लिए दोस्तों वो वल्नरेबल सबसे ज़्यादा सिचुएशन या स्टेज होता है। द चाइल्ड्स इंक्रीजिंग स्किल एट यूजिंग इज मसल्स इज ड्यू चीफली टू। अब जो बच्चे का दोस्तों अपनी मसल्स को यूज़ करने का जो स्किल होता है दोस्तों किस कारण से होता है। ऑप्शन है दोस्तों मैच्योरेशन, लर्निंग, पुशिंग बाय पेरेंट्स या एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज। तो लर्निंग जो होता है दोस्तों जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है वैसे वैसे वो अपने मसल्स का यूज़ करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, इन साइकोलॉजी केस स्टडीज़ आर यूज्ड टू। साइकोलॉजी में दोस्तों केस स्टडीज़ क्यों की जाती हैं। ऑप्शन है दोस्तों शो इम्पॉर्टेंस ऑफ केस स्टडीज़, असेस हेरिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ड्रॉ जनरल कंक्लूजन अबाउट बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट या फिर ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप फाइंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, ड्रॉ जनरल कंक्लूजन अबाउट बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। तो जो स्टडीज़ दोस्तों की जाती हैं केस स्टडीज़ वो इस चीज़ को शो करने के लिए की जाती हैं कि जनरल जो कंक्लूजन है वो कैसा है किसी व्यक्ति का। तो दोस्तों वो इस चीज़ को शो करने के लिए की जाती हैं कि जो बिहेवियर है दोस्तों वहाँ पर जनरल कंक्लूजन क्या निकल कर आया है उस व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज आर। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होते हैं। ऑप्शन दोस्तों लाइकली इनबॉर्न एंड नॉट सब्जेक्ट टू लर्निंग, an aid in perceiving a stable and consistent word, confusing to an individual rather than helping him determine what really exists, या फिर दोस्तों illusion in which we perceive something that does not correspond to sensory information। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, an aid in perceiving a stable and consistent word। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होती हैं दोस्तों, वो एक तरीके की हेल्प होती हैं जो कि आपको वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको हेल्प करती हैं स्टेबली और कंसिस्टेंटली दुनिया को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, साइकोलॉजी में बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश। तो साइकोलॉजी को दोस्तों आप किस तरीके की साइंटिफिक स्टडी के तौर पर बोल सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों मेंटल स्टेज, फिजिकल स्टेट्स, थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल इलनेस। तो यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस। तो साइकोलॉजी है दोस्तों वहाँ पर मेनली फोकस करते हैं हम मेंटल पर और आपके बिहेवियर के ऊपर। तो ऑप्शन सी जो दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा। फ्रॉइड बिलीव दैट अडल्ट प्रॉब्लम्स यूजुअली। अब जो फ्रॉइड है दोस्तों उन्होंने बिलीव किया कि जो अडल्ट प्रॉब्लम है वो किस कारण से होती हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों रिजल्ट इन फ्रॉडियन स्लिप, रिजल्ट इन बैड ड्रीम्स, कैन बी ट्रैक्ड बैक टू क्रिटिकल स्टेज ड्यूरिंग चाइल्डहुड या फिर आर द रिजल्ट ऑफ पुअर बिहेवियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, कैन बी ट्रेस्ड बैक टू क्रिटिकल स्टेज ड्यूरिंग चाइल्डहुड। जेस्टॉल्ट थ्योरी एम्फेसाइज। अब जेस्टॉल्ट की जो थ्योरी है दोस्तों किस चीज़ पर एम्फेसाइज करती है, अपना फोकस डालती है। ऑप्शन दोस्तों अ फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, द एटम्स ऑफ थॉट, एनवायरमेंटल स्टिमुली या फिर आर टेंडेंसी टू सी पैटर्न। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी, आर टेंडेंसी टू सी पैटर्न। हम पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में कि ये चीज़ क्यों हो रही है, किस तरह से हो रही है, किस चीज़ के द्वारा ये हो रही है, क्या चीज़ इसे पुश कर रही है इस चीज़ को करने के लिए। तो हमारा जो दोस्तों टेंडेंसी होती है पैटर्न को समझने की, वहाँ पर दोस्तों जेस्टॉल्ट की थ्योरी फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, वेयर इज द डैश asked what happens when an organism does something, the dash asked how and why। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। ऑप्शन दे रखा है फंक्शनलिस्ट, बिहेवियरिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट या फिर इंट्रोस्पेक्शनिस्ट।
स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनिस्ट या फिर फंक्शनिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। वेयर इज द फंक्शनलिस्ट आस्क्ड व्हाट हैपन्स व्हेन ऑर्गेनिज्म डज समथिंग, द स्ट्रक्चरलिस्ट आस्क्ड हाउ एंड व्हाई। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, फंक्शनिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट।